हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की एसएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम राजनीति से संबंधित बातों का अध्ययन कर रहे थे। हमने पिछली तमाम वीडियो में हमारे एसएस के 3 लेसन कवर किए, लेसन नंबर 5, 6 और 7, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित थे। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंतर्गत यहाँ से जो पेपर आएगा वो लगभग 20 नंबर का आता था, और हमने 20 नंबर के वो 3 लेसन कवर कर चुके हैं। आज उसी क्रम में हमारे एसएस का दूसरा पार्ट जो अर्थशास्त्र से संबंधित है उसकी चर्चा की जाएगी। अर्थशास्त्र के अंतर्गत लेसन नंबर 18, जिसका नाम है उपभोक्ता एवं उसके अधिकार। ये लेसन 4 अंकों का आता है। यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 अंकों का ये प्रश्न होगा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है स्थान अपना। तो आइए शुरू करते हैं लेसन की शुरुआत। सबसे पहले उपभोक्ता शब्द का ही अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है उपभोक्ता। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो आप अगर पूछा जाए आपसे तो उपभोक्ता का अर्थ ये बताएंगे कि बाज़ार से वस्तुएं खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। लेकिन बाज़ार से वस्तु खरीदने वाला उपभोक्ता नहीं है। उपभोक्ता के लिए एक विशेष रूप से परिभाषित की गई परिभाषा है कि कीमत देकर वस्तुओं का अंतिम उपभोग करने वाला। ये विशेष बात आती है कि कीमत देकर वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। अब यहाँ विशेष जो बात आई है, कीमत देकर अंतिम उपभोग से मतलब क्या है? अर्थात वस्तु की कीमत अदा कर दी जाए, साथ ही साथ उसका अंतिम उपभोग भी व्यक्ति को करना होगा। वो कैसे? जरा इस चीज़ को विस्तार से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए एक छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार से वस्तु लेकर आया। एक छोटा दुकानदार बड़े दुकानदार से वस्तु लेकर आया है, तो कीमत तो उसने अदा कर दी। किसने? छोटे दुकानदार ने। लेकिन उस छोटे दुकानदार ने उसका अंतिम उपभोग नहीं किया है, क्योंकि छोटा दुकानदार जो लेकर आया है वो वस्तु का विक्रय करने के लिए लेकर आया है। यानी वह उस वस्तु का खुद इस्तेमाल नहीं करेगा, अपितु उसे बेचेगा। तो ऐसे में वो उपभोक्ता नहीं हुआ। उपभोक्ता कहलाए मान लीजिए हम बाज़ार गए, हमने कोई वस्तु खरीदी और उस वस्तु का हमने उपयोग कर लिया। तो कीमत देकर वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाला जो व्यक्ति कहलाया वो उपभोक्ता कहलाया। अब एग्जाम्पल हम एक लेकर चलते हैं साथ में। सपोज कीजिए ए नामक कोई व्यक्ति है। ये बाजार से मिठाई लेकर आया। ए नामक व्यक्ति ने दुकानदार को, यानी जो बी नामक व्यक्ति दुकानदार है, इस दुकानदार को वस्तु की कीमत अदा कर दी और बदले में ले ली वस्तु अर्थात मिठाई। ये ए नामक व्यक्ति घर आ गया और घर पर आने के बाद इसने ये मिठाइयाँ अपने बच्चों को दे दी और ये कहा कि इसे रख दो, थोड़ी देर बाद आकर हम
खा लेंगे। यानी सी नामक जो हैं बच्चे हैं उनको मिठाइयाँ दे दी। ए नामक व्यक्ति फ्रेश होने चला गया, नहाने धोने चला गया क्योंकि बाज़ार से आया है, तो इसने कहा कि इस मिठाई को फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद अपन सब मिलकर जब मैं नहा धोकर आ जाऊंगा तब इस मिठाई को हम खाएंगे। ए नामक व्यक्ति जब नहा धोकर वापस आया, फ्रेश होकर आया, तो पीछे से सी जो बच्चे थे उन्होंने पूरी मिठाई चट कर डाली, अर्थात मिठाई खा गए। ए नामक व्यक्ति ने बच्चों से पूछा कि कहाँ है मिठाई, लाओ लेकर आओ। तो बच्चों ने कहा मिठाई तो खत्म हो गई। अब इस बात को समझें, मिठाई खाई किसने? सी यानी बच्चों ने। मिठाई लाया कौन? ए। कीमत किसने अदा की? ए ने। जबकि इस्तेमाल किसने किया यानी अंतिम उपभोग किसने किया? सी ने। तो ऐसे में क्या आप समझ सकते हैं कि ए और सी में से उपभोक्ता कौन रहा, ए या सी? परिभाषा के मुताबिक तो कीमत देकर वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाएगा। अब ना तो ए ने उसका अंतिम उपभोग किया और ना सी ने उसकी कीमत अदा की, तो एक नज़रिए से देखा जाए तो उपभोक्ता कोई भी नहीं रहा। लेकिन अगर दूसरे पहलू से देखा जाए तो यहाँ जो उपभोक्ता होगा वो होगा ए नामक व्यक्ति। कारण है, ए ने एक कंडीशन तो पूरी कर ली, कीमत उसकी अदा कर दी, साथ में उसका अंतिम उपभोग हुआ है, अर्थात ए ने उस वस्तु का आगे बेचान नहीं किया, मतलब उस वस्तु का आगे विक्रय नहीं किया है। ऐसे में जो उपभोक्ता बनेगा वो ए बनेगा। दूसरे रूप में बात कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल मान लीजिए आप हैं, आपने दुकान से एक बिस्किट ख़रीदा, बिस्किट के आपने कीमत अदा कर दी, आपने ये बिस्किट खुद के खाने के लिए लिया था, लेकिन जैसे ही 2-4 कदम आगे बढ़े आपको एक छोटा बालक भीख मांगते हुए मिल गया, आपको उस पर दया आ गई और वो बिस्किट का पैकेट आपने भिखारी को दे दिया। तो बताइए यहाँ उपभोक्ता कौन कहलाएगा, आप या भिखारी? भिखारी उपभोक्ता नहीं कहला सकता क्योंकि उसने कीमत अदा नहीं की है। आप उपभोक्ता कहलाओगे क्योंकि 2 कंडीशन पूरी हो चुकी हैं, एक तो आपने उसकी कीमत अदा कर दी और दूसरा उसका आगे बेचान नहीं किया है, अर्थात उसका अंतिम उपभोग हो गया है, यानी उस भिखारी ने उसका उपभोग कर लिया। तो शॉर्टली यदि हम कहें परिभाषा उपभोक्ता की कि कीमत देकर वस्तु का अंतिम उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। 24 दिसंबर 1986 को भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था जिसे नाम दिया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, अर्थात कोपरा। कोपरा मतलब COPRA, कोपरा। CO मतलब कंज्यूमर अर्थात उपभोक्ता, PR प्रोटेक्शन अर्थात संरक्षण और A अर्थात एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये पारित किया गया था 24 दिसंबर 1986 को। इस अधिनियम को पारित करने का उद्देश्य क्या था, पहले ज़रा इस बात को जान लेते हैं। 1960 की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा विस्तार से जा रहा हूं मैं टॉपिक पर, अभी इस अपने विषय में
इस सिलेबस के अंतर्गत ये चैप्टर नहीं दिया गया, टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा विस्तार से चल रहा हूँ। 1960 से पहले बाजार में उपभोक्ताओं का बहुत ज़्यादा शोषण होता था। उपभोक्ता बाजार में जाने से डरने लगा था, भयभीत होने लगा था, क्योंकि हर दुकान पर हर दुकानदार, हर विक्रेता, उत्पादक वो उपभोक्ताओं का शोषण करते थे। कीमत अधिक वसूला करते थे, वजन कम तोला करते थे, मिलावटी वस्तुएं दिया करते थे। ऐसे में उपभोक्ता परेशान होने लगा। आखिरकार उपभोक्ता जब अत्यधिक परेशान हो गया तो 1960 में उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कर दी। उपभोक्ता आंदोलन, हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। सरकार का, विक्रेताओं का विरोध किया जाने लगा। लोगों ने वस्तुओं को खरीदना बंद कर दिया था। ऐसे में उद्योगों को क्षति होने लगी थी। आखिरकार सरकार दबाव में आई और सरकार ने 24 दिसंबर 1986 को एक कानून पारित कर दिया, जो कहलाया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अर्थात कोपरा। इस कोपरा के तहत उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए, कई प्रमाणित चिन्ह दिए गए और उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना की गई, ताकि उपभोक्ता निसंकोच होकर बाजार से वस्तुएं खरीद सके और शोषण होने पर उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराकर क्षतिपूर्ति भी प्राप्त कर सके। हम चर्चा करेंगे अभी आगे जाके उपभोक्ता के संरक्षण अधिनियम के बारे में, कोपरा के बारे में, लेकिन उससे पहले कोपरा के तहत यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ परिभाषा दी गई हैं उपभोक्ता से संबंधित। वो परिभाषा ज़रा जानें। ये कहता है कोपरा कि एक उपभोक्ता वह है जिसने किसी वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो। वचन अर्थात बाद में दिया जाएगा कि वस्तु आज खरीद ली और ये वादा करता हूँ कि कीमत आपको 2 दिन के बाद अदा कर दी जाएगी। या तो ऐसा कोई व्यक्ति हो या उसने मूल्य का भुगतान कर दिया हो तो उसे भी उपभोक्ता कहा जाएगा। अब इस परिभाषा के लिहाज से देखा जाए तो एक छोटा दुकानदार भी क्या बन सकता है, उपभोक्ता बन सकता है इस परिभाषा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस परिभाषा के तहत उसने बड़ी दुकान से वस्तु खरीदी और बड़ी दुकान से वस्तु के मूल्य का भुगतान कर दिया या भुगतान करने का वचन दिया। तो ऐसे में वह व्यक्ति जिसने वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो। इसी क्रम में दूसरी परिभाषा को देखा जाए तो किसी वस्तु या सेवा का आंशिक भुगतान कर दिया हो। आंशिक मतलब कुछ मात्रा में, 100 रुपये की वस्तु है, 10 रुपये दे दिए, 90 रुपये बाद में दे दिए जाएंगे एज ए उधार के रूप में या एडवांस के रूप में। 100 रुपये की वस्तु है, वस्तु खरीदने से पहले 10 रुपये दे दिए एडवांस के रूप में, बाकी की रकम वस्तु की प्राप्ति के बाद कर दी जाएगी। जिस तरह से हम भी एडवांस वस्तुओं को खरीदने से पहले कई बार राशि को अदा कर देते हैं। तो वे व्यक्ति जिन्होंने वस्तु या सेवा के मूल्य का भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो या वस्तु या सेवा का आंशिक भुगतान कर दिया हो या आंशिक भुगतान करने का वचन दिया हो। तो ये उपभोक्ता से संबंधित कुछ परिभाषा है। आगे हम देखते हैं उपभोक्ता शोषण के कारण। जैसे मैंने कहा था कि बाजार में उपभोक्ताओं का शोषण होता रहा है लंबे समय से।
1960 से पहले ये शोषण काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि उपभोक्ताओं का शोषण नहीं होता। आज भी हर दुकान पर, हर तरफ यही प्रयास किया जाता है कि किस तरह से उपभोक्ताओं का शोषण हो। कारण है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की लालसा। दुकानदार, विक्रेता, उत्पादक ये चाहते हैं कि अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो। ऐसे में वे हर संभव प्रयास करते हैं जिससे उपभोक्ता शोषित हो और दुकानदारों और विक्रेताओं को अत्यधिक लाभ मिले। क्या हैं ये शोषण के कारण, ज़रा जानें। पहला कारण देख सकते हैं, वस्तु या सेवा की गुणवत्ता। इसके अलावा मात्रा, शुद्धता पर ध्यान दिए बिना क्रय करना। ये हम लोग बहुत करते हैं इस चीज़ के बारे में। हम किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदने गए, वहाँ उस वस्तु की ना तो हमने क्वालिटी देखी, ना क्वांटिटी देखी, ना तो उसकी गुणवत्ता देखी, ना उसकी मात्रा देखी, वस्तु शुद्ध है या अशुद्ध है, ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान दिए बिना हमने वस्तु को खरीद लिया। परिणामतः हमारा होता है शोषण। अब एक सवाल आता है कि हम कैसे जानें कि वस्तु की गुणवत्ता कैसी है, शुद्धता कैसी है। हम कैसे किसी वस्तु पर आंख बंद करके विश्वास करें। आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं या कौन से तत्व हैं जिनके कारण हम ये पता कर सकते हैं कि वस्तु बेहतर गुणवत्ता की है। तो इसके लिए कोपरा के तहत, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उपभोक्ताओं को कुछ प्रमाणित चिन्ह प्रदान किए हैं, जिनमें सबसे पहले चिन्ह की अगर मैं बात करूं तो आता है एग मार्क, AGMARK, AGMARK। कुछ ऐसा बना हुआ ये चिन्ह है। ये उन वस्तुओं पर निर्मित होता है जो कृषि से निर्मित है या कृषि से संबंधित हैं, जैसे धनिया, मिर्च, हल्दी, घी। ये वो प्रोडक्ट हैं जो निर्भर हैं, डिपेंड करते हैं कृषि से, क्योंकि इसका नाम ही है एग मार्क। एग मतलब यहाँ दिया गया है एग्रीकल्चर अर्थात कृषि, और मार्क मतलब चिन्ह। तो भारत सरकार ने ये चिन्ह प्रदान किया है एग मार्क का। ये चिन्ह उन्हीं वस्तुओं पर अंकित होता है जो वस्तुएं शुद्ध हैं, क्वालिटी युक्त हैं, जिनमें गुणवत्ता बेहतर है, जिनमें शुद्धता है। तो यदि आप कभी किसी वस्तु को खरीदने जाएं, जैसे घी है, पिसी हुई मिर्च, हरी मिर्च नहीं कि आप सब्जी मंडी गए और हरी मिर्च में देखा कि एग मार्क है या नहीं, पिसी मिर्च जो पैकेट बंद है, डब्बा बंद है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं कृषि पर। और जिन वस्तुओं पर अगर एग मार्क है तो आप बिना संकोच के वो वस्तु खरीद सकते हैं, यानी वो वस्तु बेहतर क्वालिटी की होती है। तो पहला चिन्ह तो था एग मार्क। दूसरे चिन्ह की यदि हम बात करें तो आता है FPO, जिसका चिन्ह आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। फलों से निर्मित जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे अचार, जैम, मुरब्बा, सॉस, ऐसी वस्तुओं पर जो अंकित चिन्ह होता है वो FPO होता है। तो यदि आप ऐसी कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, अचार है, जैम है, सॉस है, मुरब्बा है, तो उस पर FPO अवश्य देखें। ये FPO जिन पर है वो उत्तम क्वालिटी की वस्तु होती हैं। इसके अलावा FPO और एग मार्क के अलावा वर्तमान में वस्तुओं पर एक शब्द ये भी लिखा आता है FSSAI, अर्थात
फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के द्वारा संचालित एक संस्था है। जितनी भी वस्तुएं मार्केट में खाने की हैं, इन खाने वाली समस्त वस्तुओं पर ये लिखा हुआ अवश्य मिलता है, फसाई, चाहे टॉफ़ी हो, चॉकलेट हो, इसके अलावा अन्य प्रकार की खाने की कोई भी वस्तुएं, घी हो, तेल हो, धनिया हो, मिर्च हो, जो पैकेट बंद हैं, डब्बा बंद हैं, उन सभी पर ये लिखा हुआ मिलेगा। जब तक इस संस्था से लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कोई भी उत्पादक अपनी वस्तुओं को जो खाने योग्य हैं उन्हें मार्केट में नहीं बेच सकता। इसके अलावा एक हॉलमार्क चिन्ह आता है, BIS हॉलमार्क। सोने की बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं या जो शुद्ध सोने से निर्मित हैं, उस पर ये चिन्ह अंकित होगा, BIS हॉलमार्क। जिन पर ये चिन्ह अंकित है वह सोना शुद्ध होता है, अर्थात उत्तम क्वालिटी का होता है। इसके अतिरिक्त जो शाकाहारी वस्तुएं हैं, शाकाहारी वस्तुओं पर एक चिन्ह अंकित होता है, और वो चिन्ह इस तरह का हरे रंग का होता है। जिन वस्तुओं पर हरे रंग का चिन्ह दिया गया है ऐसा, तो आप समझ सकते हैं वो वस्तु शाकाहारी है। और जिन वस्तुओं पर लाल रंग का ऐसा चिन्ह बना हुआ है, बॉक्स के अंतर्गत गोला है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उस वस्तु के अंतर्गत मांसाहारी चीज का सेवन किया गया है, अर्थात मांस या फिर पशु से संबंधित कोई प्रोडक्ट्स, चर्बी है, खाल है या अन्य कोई भी हड्डी वगैरह, वो उस प्रोडक्ट्स में मिक्स है। अर्थात ये ध्यान रखें, ये जो हरा प्रोडक्ट्स है वो तो शाकाहारी का है, और जो ये लाल प्रोडक्ट्स है वो मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जब भी आप कोई वस्तु खरीदने जाएं और उन वस्तुओं पर यदि हरा रंग है तो वो शाकाहारी समझें, और यदि लाल रंग है तो उसे मांसाहारी समझें। यह हर प्रकार के प्रोडक्ट्स में मिलेगा। खाने संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहो तो घर के अंतर्गत जो प्रोडक्ट्स आपके हैं उनको चेक कर सकते हैं। उन सभी प्रोडक्ट्स पर जो डिब्बा बंद या पैकेट बंद है उनकी बात की जा रही है। डिब्बा बंद या पैकेट बंद के ऊपर या तो ऐसा हरा रंग का कोई चिन्ह मिलेगा या लाल रंग का कोई चिन्ह। हरे रंग का शाकाहारी का है और लाल रंग का मांसाहारी का। तो हमने चर्चा की अभी कि वस्तु या सेवा की गुणवत्ता या मात्रा या शुद्धता पर ध्यान दिए बिना क्रय करना, ये हमारा एक शोषण का कारण है। इसके अतिरिक्त उचित वस्तु या सेवा का चयन न कर पाना। हम मार्केट गए, हमें तमाम तरह के विकल्प दिखाए गए, प्रोडक्ट्स दिखाए गए, हम नहीं समझ पाए कि कौन सी चीज़ अच्छी और कौन सी ख़राब, और हम वो जो पसंद आई, मतलब चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हमने उसे ख़रीद लिया। घर आकर देखा वो वस्तु ख़राब निकली तो हमारा हो गया शोषण। इसके अलावा वस्तु संबंधित पूर्ण लिखित जानकारी नहीं होना। कोपरा के तहत ये कहा गया है कि तमाम वस्तुओं के डब्बे के ऊपर या पैकेट के ऊपर जानकारी लिखी जाए। देखा होगा विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स जिन पर बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन शायद ही कभी आपने जानने का प्रयास किया हो कि उन डब्बे पर या पैकेट पर क्या लिखा हुआ होता है, क्योंकि हमारा मकसद होता है सिर्फ उन वस्तुओं का उपभोग करना। बिस्किट के पैकेट की बात करें, बिस्किट के पैकेट पर तमाम बातें लिखी होती हैं, लेकिन कभी भी उन बातों को पढ़ने का आपने प्रयास नहीं किया। कारण है, कौन इतनी मेहनत करे। हमें तो बिस्किट खाने की लालसा है, बिस्किट लाए, रेफर फाड़ा और बिस्किट खा लिया। तो कई बार जब पूर्ण लिखित जानकारी नहीं होती, जैसे पूर्ण लिखित जानकारी में एक्सपायरी डेट, मार्फिक डेट, वस्तु की कीमत, किस कंपनी ने उसे निर्मित किया है,
वस्तु कब खराब होगी, वस्तु में कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं, वस्तु लाभकारी है या हानिकारक है, ऐसी कई जानकारियाँ होती हैं जो लिखी होनी चाहिए, लेकिन वस्तुओं पर लिखित नहीं होती, जो भी उपभोक्ताओं के शोषण का एक कारण है। उपभोक्ताओं का अशिक्षित होना, आज भी हमारे देश की जनसंख्या अशिक्षित है, लगभग 35% आबादी अशिक्षित है, जिसके कारण उसे नहीं पता कि भारत सरकार के द्वारा क्या नियम बनाए गए या कानून बनाए गए हैं। वस्तु का पक्का बिल ना लेना, दुकानदार जब भी हम वस्तु लेने जाते हैं एक सादा कागज़ पर या पर्ची पर ही कीमत लिखकर हमें प्रदान कर देते हैं। ऐसे में यदि कभी वस्तु खराब निकल आती है तो हम दावा नहीं कर सकते कि ये वस्तु हमने उस विशेष दुकान से ही खरीदी है, क्योंकि उस कागज़ पर ना तो दुकानदार का नाम होता है, ना दुकान मालिक का नाम होता है और ना ही अन्य प्रकार की किसी बातों का। तो ऐसे में वस्तुओं का पक्का बिल ना लेना भी एक शोषण का कारण है। इसके अतिरिक्त शिकायतों का शीघ्र निर्णय ना हो पाना, आम तौर पर तो लोग शिकायत करते ही नहीं हैं किसी अगर शोषण हो गया है, और अगर किसी में शिकायत कर भी दी उपभोक्ता न्यायालय में, तो न्यायालय की प्रक्रियाएं इतनी धीमी हैं कि वहां पर न्याय मिलने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसे में उपभोक्ता न्यायालय के अंतर्गत जाने का प्रयास करता ही नहीं। और लास्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध शिकायत ना करना, जो मैंने अभी कहा था, उपभोक्ता शोषण के विरुद्ध शिकायत नहीं करते, शोषित होने के बाद चुप बैठ जाते हैं, जिससे दुकानदारों की हिम्मत बढ़ती है, उत्पादकों की हिम्मत बढ़ती है और वे उपभोक्ताओं का शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसे कुछ तमाम कारण हमने देखे जो उपभोक्ताओं को शोषित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आपको शोषण से बचना है तो इन तमाम बातों का पालन करें, जिससे वस्तुओं को खरीदते समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना उठानी पड़े। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उपभोक्ता से संबंधित तमाम अन्य बातों की जानकारी आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योग्राफी विद विकास पारेख। धन्यवाद।